हाँ तो प्यारे साथियों, आज के इस एनसीईआरटी सीरीज में इतिहास के अध्याय 14 के बारे में बात करेंगे। और जैसा हम बता दें आप लोगों को कि प्राचीन को ख़त्म करने के बाद अब लोग हम एंट्री कर रहे हैं अपने मध्यकाल के इतिहास में। एनसीईआरटी का जो मध्यकाल का इतिहास है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब हम लोग जो है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 800 से लेकर के 1200 ईस्वी के बीच में। यानी कि हालांकि हम बात करेंगे अपने मध्यकाल के इतिहास के बारे में मोटे मोटे तौर पर, साक्ष्यों के बारे में, अध्ययन के स्रोत क्या हैं हमारे, क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे, उन सब के बारे में थोड़ी सी हम इसमें आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है और नोट्स को आप लोग साथ के साथ बनाते चलें इसमें, है ना। बाकी का नोट्स आपको बाद में मिलेगा ही मिलेगा, बट आप अपनी लैंग्वेज में बनाने की भी कोशिश करें जिससे कि आपको राइटिंग स्किल में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, पूर्व मध्यकाल। और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे अपने एंशिएंट से और मीडिएवल तक का समय देखेंगे थोड़ा सा इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि एक प्राचीन से लेकर के प्राचीन से और मध्य तक, प्राचीन से मध्यकाल तक थोड़ा सा हम बात करेंगे इसमें। तो ध्यान रखिएगा, जब प्राचीन से मध्यकाल की बात कर रहे हैं, देखो हालांकि जब 647 ईस्वी का समय था, 647 ईस्वी का समय था, और जब 647 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? हमारे प्राचीन काल में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, हर्ष की मृत्यु हो गई थी। तो हर्ष की जब मृत्यु हो गई, जो हमारा इतिहास है, जो हमारी भारतीय इतिहास है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना रही थी। कौन सी घटना रही थी? 647 ईस्वी की, जो कि हर्ष की मृत्यु हुई थी, है ना। और एक लंबा समय चला और एक घटनाएं कह सकते हैं, लंबी घटनाएं चली, और एक लंबे समय का कह सकते हैं घटनाओं का जो युग था, उस युग का अंत हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। हालांकि जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत की असली जो तारीख है, जो एक्चुअल डेट है, नए युग की जो एक्चुअल डेट है ना, जो असली तारीख है, उस पर अभी विवाद है। अपने मध्यकाल के इतिहास को उठाते हैं, मध्यकाल के इतिहास के शुरुआती समय में देखोगे, उसको लेकर के विद्वानों में आज भी मतभेद है। लेकिन इस बात पर सहमति भी है कि एक ऐसा काल आया था, एक ऐसा समय आया, एक ऐसा युग आया जिसमें एक काल दूसरे में मिलता दिखाई देता है। क्योंकि इसके अंतिम काल को देखोगे, जब प्रारंभिक मध्यकाल कहा गया था इसको, लेकिन जब मध्यकाल की शुरुआत हुई तो 1206 ईस्वी का समय था। कितना? 1206 ईस्वी का समय। और 1206 ईस्वी के समय में जो दिल्ली था, हमारा जो दिल्ली है, और उस दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में क्या था? तुर्कों ने शासन की स्थापना कर ली। तुर्कों के शासन की स्थापना मानी जाती है। इस दिल्ली पर तुर्कों के शासन की स्थापना मानी जाती है, तुर्की शासन। ठीक, अब यहां बात करेंगे हम पूर्व मध्यकाल में थोड़ा सा अध्ययन के स्रोतों के बारे में, अध्ययन के स्रोतों के बारे में। ध्यान रखिएगा, पूर्व युग की बात करें, पूर्व युग से देखोगे तो अलग अलग, जिसका अनुमान एक पुरातात्विक खोजों से लगाया गया। हालांकि मध्यकाल के भारत के इतिहास का देखोगे तो जो पुनर्निर्माण हुआ, दोबारा से जन्म जो हुआ, वो एक बड़ी संख्या में इसमें से दस्तावेज पाए गए। क्या पाया गया? दस्तावेज पाए गए, सोर्सेज पाए गए। उनकी मदद से हमारे मध्यकाल का इतिहास जाना जाता है। कृतियां हैं जो कि प्रारंभिक मध्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक तरीके से हम कह सकते हैं एक उनका पूर्ण विवरण देती हैं। हालांकि इनकी शैली देखोगे तो इनके प्रयोग में सावधानी की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि इसके अलावा देखा जाए टिप्पर है उसके शासक परिवार का आधिकारिक दस्तावेज, आपका राजमाला, कलहड़, इनकी जो राजतरंगिणी है, ये ऐतिहासिक दस्तावेज ही तो है, और क्या है। जब हमारा 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय था, 13वीं और 14वीं शताब्दी का समय था, तो जैन साहित्य से हमें क्या था? राजनीतिक और सांस्कृतिक घटनाओं की झलक देखने को मिल जाती है, घटनाओं के बारे में देखने को मिल जाता है। जबकि जो तिब्बत के भिक्षु लोग थे, धर्मस्वामी थे, उन्होंने क्या किया कि बिहार में तुर्कों ने जो हमला किया, उसके बाद बौद्ध मंदिरों की दशा का एक हम कह सकते हैं एक मर्म तरीके से, एक मर्मस्पर्शी तरीके से उनका विवरण दिया है। सल्तनत काल को देख लो, मुगल काल को देख लो, इनके लिए तो बड़ी संख्या में
शासकीय दस्तावेज हुआ करते थे, प्रशासनिक नियमावली इनकी हुआ करती थी, है गजेटियर हुआ करते थे, विदेशी यात्री आए उनके विवरण देखने को मिलते हैं। हालांकि दरबार में इनके कवि हुआ करते थे, उनके इतिहास को उठा लो, राज की आत्मकथाएं होती थी, जीवनियां हुआ करती थी, और यहाँ तक कि निजी पत्र व्यवहार भी इनके लिए उपलब्ध हुआ करते थे। इसके अलावा देखोगे तो पुरातात्विक, शिलालेख, मुद्रा विषयक प्रमाण और बाद में भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? जो यूरोप के कारखाने थे उनके दस्तावेज जो थे, जो साक्ष्य थे, वो भी इस काल के बारे में जानकारी हमें देते हैं। अच्छे स्रोत हैं वो भी। इसके साथ ही बात करें जो अलग अलग तरीके के क्षेत्र थे, वहाँ से भी कुछ विवरण प्राप्त हुए हैं और मध्यकाल के बारे में काफ़ी जानकारियाँ भी हमको देते हैं। हालांकि मराठाओं के प्रशासनिक दस्तावेज देखोगे, विशेषकर पेशवा दफ्तर है, इस काल के बारे में पूरी जानकारी देता है। खजाना समझ लो उसको, एक तरीके का खजाना है जानकारियों का। राजस्थाई में देख लो, तकसीम और आपका आठसट्टा जैसे दस्तावेजों का इतिहासकारों ने इतिहास का जो पुनर्निर्माण हुआ उसको करने में प्रयोग किया काफ़ी। समसायिक में देख लो, समसायिक इतिहास में देख लो, ऐतिहासिक विवरणों में देख लो, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी सबसे पहले प्राथमिक स्रोत बताते हैं उसके बारे में। क्योंकि इनमें देखोगे, प्रमुख की बात करोगे, हसन निजामी का ताज उल मासिर था। किसका? अगर यहाँ प्रमुख की बात करें इनमें सबसे पहले, तो मैंने अभी बताया जैसे कि आपको हसन निजामी, इसका विवरण कौन सा था? ध्यान रखिएगा, हसन निजामी का ताज उल मासिर, ताजुल मासिर। वहीं दूसरी बात करूं तो मिनहाज सिराज था, मिनहाज सिराज था, और इसका विवरण इसने काय में विवरण दिया अपना, मिनहाज सिराज ने, तो ध्यान रखना तबकाते नासरी में दिया, तबकाते नासरी में दिया। और इसके आगे बात करूं, एक ज़ियाउद्दीन बरनी था आपका, कौन था? ज़ियाउद्दीन बरनी था, और ज़ियाउद्दीन बरनी ने अपना जो विवरण दिया वो काय में दिया? उसने तारीख फिरोज शाही में दिया, तारीख फिरोज शाही में दिया, तारीख फिरोज शाही में दिया। हालांकि और भी काफ़ी हुए, जैसे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, फतवाए जहांदारी हुआ। फतवाए जहांदारी में भी दिया इसने अपना, फतवाए जहांदारी में भी अपना विवरण दिया इसने। किसने? ज़ियाउद्दीन बरनी ने। और एक आपका अफीक नाम का भी हुआ करता था राज दरबारी, अफीक। और अफीक का जो विवरण है, जो वृतांत दिया है उसने अफीक ने, वो तारीख फिरोज शाही में दिया है, उसने भी तारीख फिरोज शाही में दिया है। तारीख फिरोज शाही में दिया है उसने भी। और एक आपका इशामी हुआ करता था, इशामी की बात करें तो इशामी ने फुतूह उस सलातीन में दिया है। किस में दिया है? फुतूह उस सलातीन, फुतूह उल सलातीन, इसमें अपना विवरण दिया है, वृतांत दिया है अपना, है ना। हालांकि यहां बात करें थोड़ी सी, ध्यान रखिएगा, जो हमारे मुगल थे, कौन? जो हमारे मुगल थे, मुगलों के अंतर्गत देखोगे तो और भी राज्य थे जिनके अलग अलग पक्ष थे, और उन पक्षों के बारे में बाकी बहुत बारीक बारीक जानकारियां दी हैं। और जानकारियां जब दी हैं तो इतिहास का प्रलेखन जारी रखा गया। और इस काल के प्रमुख इतिहासकारों की बात करूं, प्रमुख इतिहासकारों की बात करूं, किसकी? मुगल काल के जो प्रमुख इतिहासकार थे उनकी बात की जाए यहां पे, तो प्रमुख जो इतिहासकार थे आपका अबुल फजल था,
निमामुद्दीन अहमद था, बदायूनी हुआ, अब्दुल हमीद लाहौरी हुआ, खफी खान हुआ। काफ़ी हुए। इनकी चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल, जो अबुल फजल ने जो रचना की, जो कृति थी उसकी, उसका नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, अकबरनामा। क्या नाम था? अकबरनामा। ठीक। अगर दूसरी बात करें, दूसरे इतिहासकार की बात करें, तो दूसरा इतिहासकार हुआ था हमारा निमामुद्दीन अहमद। निमामुद्दीन अहमद। और इसकी कृति का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, तबकात अकबरी। तबकात अकबरी। ठीक। अगर दूसरी बात करें, तीसरे इतिहासकार की बात करें, तीसरा हुआ हमारा बदायूनी। बदायूनी हुआ। और बदायूनी कृति का नाम क्या था उसका? ध्यान रखना, मुंतखाब अल तबारीख। मुंतखाब, मुंतखाब अल तबारीख। हालांकि इसको तारीख भी बोल देते हैं। ठीक है। एक हुआ आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन सा हुआ? अब्दुल हमीद लाहौरी। और जो अब्दुल हमीद लाहौरी हुआ, उसकी कृति का नाम था पादशाहनामा। उसकी कृति का नाम था पादशाहनामा। पादशाहनामा, ध्यान रखिएगा, है ना। एक हुआ खफी खान, एक इतिहासकार खफी खान हुआ। जो खफी खान था, उसकी जो कृति थी खफी खान की, उसका नाम था मुंतखाब उल लुबाब। ध्यान रखिएगा, मुंतखाब, मुंतखाब उल लुबाब। मुंतखाब उल लुबाब। ठीक है। ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट थे, ये इतिहासकार हुए, कुछ इंपॉर्टेंट थे, इनको याद रखना। और हालांकि यहां से प्रश्न भी काफी बार पूछ लिया जाता है। हालांकि आपके जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए, उनमें भी काफी यहां से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। हालांकि जब हमारा इतिहास आगे बढ़ेंगे चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो जो आपके आएंगे वो सब आप लोगों को बताए जाएंगे समय के अकॉर्डिंग। यहाँ केवल हम उसके साक्ष्यों के अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से हम अध्ययन करेंगे, है ना। हालांकि इन इतिहासकारों के अलावा भी देखोगे तो आपका बाबर हुआ, जहांगीर हुआ, है ना। बाबर और जहांगीर जैसे शासक जो थे, या गुलबदन बेगम जैसी जो शाही परिवार की जो स्त्रियां थी, उन्होंने भी अपने समय का रोचक वर्णन किया है। किस किस ने? आपका बाबर हुआ, जहांगीर हुआ, हालांकि गुलबदन बेगम भी हुई। गुलबदन बेगम, इसने तो हुमायूं नामा लिखी है, गुलबदन बेगम ने तो, है ना, जो कि हुमायूं की बहन हुआ करती थी। ये हुमायूं की बहन थी, हुमायूं की ये बहन हुआ करती थी, इसने हुमायूं नामा लिखी है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। हालांकि काफी बाबर हुआ, जहांगीर हुआ, ऐसे शासक भी थे। मैंने बताया कि गुलबदन बेगम एक शाही परिवार की स्त्री हुआ करती थी और उसने अपने समय का रोचक वर्णन किया है। इसके अलावा देखोगे जो अभिजात वर्ग था, उसके जीवन, उसके लेखों से जो संबंधित शब्द हैं, जो कोश हैं, शब्दकोश, जैसे कि मासिर उल उमरा, इनका भी इतिहासकारों के रूप में इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। मा शेर उल उमरा, इनका भी इतिहासकारों के द्वारा प्रयोग किया गया है शब्दकोशों में देखोगे तो। हालांकि सूफी साहित्य की बात करें, जो आपका सूफी साहित्य था, जो आपका सूफी साहित्य था, अगर सूफी साहित्य की बात करें, अगर सूफी साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही बहुमूल्य स्रोत हुआ करता था।
क्योंकि जो सूफी संत थे उनकी काफी जीवनियां थी। जीवनियां यानी कि ध्यान रखिएगा, तज की राह, तज की राह। और उनकी जो उक्तियां थी, उनके जो संग्रह थे, उक्तियों के संग्रह को बोला जाता है मलफूजात। मलफूजात, ये किसको बोला जाता है? उक्तियों के संग्रह को, उक्तियों के संग्रह को बोला जाता है मलफूजात, है ना। ये उपलब्ध थे और इनसे जानकारियां मिलती थी। और सूफी संतों की जो उक्तियां थी, उनकी जो संग्रह थे, उनमें सबसे ज्यादा प्रमुख कौन सा संग्रह था? ध्यान रखना, फवाइदुल फवाद, फवाइदुल फवद, फवाइदुल फवद, ये सबसे प्रमुख था उनकी संग्रह में, उक्तियों के संग्रह में। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात यहां कर लेते हैं अपने इतिहास लेखन के विकास के लिए। इतिहास लेखन का विकास कैसे हुआ? इतिहास लेखन का विकास, ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था समसामयिकी की बात करें या परवर्ती इतिहासकारों की बात करें, उन्होंने जब मान लो किसी भी काल के इतिहास को दर्ज करने की जो प्रक्रिया थी उसको इतिहास लेखन कहा। समसामयिकी बोल दो या परवर्ती इतिहासकार हुए, समसामयिकी और परवर्ती दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा यहां पे। समसामयिकी और परवर्ती, और क्या चीज? परवर्ती। इन दोनों चीजों को जो हमारे इतिहासकार हुए, उन्होंने इतिहासकारों के द्वारा किसी भी काल के इतिहास को लिखने के लिए, दर्ज करने की जो उनकी प्रक्रिया थी, उसी को इतिहास लेखन कला कहते हैं। हालांकि मध्यकालीन इतिहास में देखोगे तो लेखन को 3 चरणों में बांटा गया था। जो लेखन शैली थी, इस लेखन शैली को मध्यकाल के इतिहास में 3 चरणों में बांटा गया था। 3 चरणों में बांटा गया था, ध्यान रखिएगा। इसमें अगर पहले चरण की बात करें, इसमें पहले चरण की बात करें, इस पहले चरण में क्या था? ध्यान रखना, जो मध्यकालीन इतिहासकार थे वो इसमें आते थे। कौन? मध्यकालीन इतिहासकार। मध्यकालीन इतिहासकार हमारे पहले चरण में आते थे, जो कि अधिकतर दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे। इनकी विशेषता क्या थी कि ये दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे। कौन से? दरबारी इतिहासकार। और प्रारंभिक मध्यकाल के इतिहासकारों के विवरण के बारे में बात की जाए तो लिपिकीय प्रकृति के हुआ करते थे वो, क्योंकि उन्होंने केवल शासकों के कार्यों का ही विवरण किया। हालांकि उन्होंने कभी कभी अपनी टिप्पणियां भी दी हैं, बल्कि उनका जो इतिहास है केवल दरबार से संबंधित हुआ करता था, जिसमें अधिकतर शाही दरबार के अलावा बाहर की दुनिया पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया था, ध्यान रखिएगा। और मुगल काल में देखोगे तो इतिहास लेखन की अधिकतर यही प्रक्रिया रही है, क्योंकि ऐतिहासिक वृत्तों में देखोगे काफी वृद्धि हुई। हालांकि इतिहास लेखन में देखोगे तो बेहतर प्रक्रिया का विकास नहीं हुआ, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। और अबुल फजल जो थे, अबुल फजल जो कि अकबर के दरबारी इतिहासकार हुआ करते थे, और गुजरात के दीवान, उनका नाम था मिरात अहमदी, 1748 में हुआ करते थे वो लेखक, है ना। उनका लेखक का नाम था अली मोहम्मद खान। दोनों लेखकों की राज्य के दस्तावेजों के बारे में बात की जाए तो उनकी जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अभूतपूर्व पहुंच थी उनकी, जिस पर उनका कार्य आधारित था पूरा का पूरा। उन्होंने केवल पुराने वर्णनों को ही आधार नहीं बनाया, बल्कि नए नए वर्णनों पर भी उन्होंने चर्चा की है काफी, ध्यान रखिएगा, नए नए वर्णनों पर भी उन्होंने चर्चा की है, ठीक है ना। और अपनी 19वीं शताब्दी में देखोगे, अपनी 19वीं शताब्दी में देखोगे, 19वीं शताब्दी की बात करें, 19वीं शताब्दी का मध्य का समय था। बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी है उसने बेबिलोथिका इंडिका श्रृंखला के अंतर्गत एक मध्यकालीन इतिहासकारों के कार्य को प्रकाशित किया। किसने? 19वीं शताब्दी में देखोगे, है ना, उसके बीच में देखोगे बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी, इस बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने, ध्यान रखना,
एक रचना थी बिबिलियोथेका इंडिका, उसका नाम क्या था? बिबिलियोथेका, बिबिलियोथेका इंडिका। एक इतिहास की श्रृंखला हुआ करती थी, ठीक है ना। इसी श्रृंखला के अंतर्गत उन्होंने मध्यकाल के जो इतिहासकार थे उनके कार्यों को प्रकाशित किया कि क्या क्या कार्य थे उनके। हालांकि बात करें 1867 से लेकर के और 1877 ईस्वी के बीच में, तो इलियट और डॉसन द्वारा, दो व्यक्ति थे, इलियट व डॉसन, इनके द्वारा क्या हुआ, 8 खंड हुए। 8 खंड में प्रकाशित किया गया किसको? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस। इसमें से 108 भी एक से, इसमें देखोगे लगभग 108 से भी अधिक मध्यकाल के इतिहास के विवरणों के लिए एक उद्धरणों का संग्रह माना गया था। इसमें इन्होंने प्रकाशित किसको किया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाई इट्स ऑन हिस्टोरियंस। इसमें जब प्रकाशित किया गया, इसको 8 खंडों में, 8 पार्ट में इसको प्रकाशित किया गया। और मैंने बताया कि 108 से भी अधिक, 108 से भी अधिक देखोगे, इसमें से 108 से भी अधिक मध्यकाल के विवरणों के लिए उद्धरण का संग्रह किया गया था। और लेखन की जो शैली थी, ये शैली जो थी लिखने की, इतिहासकारों का इतिहास कहलाई। और मध्यकाल के युग में जो प्रारंभिक ब्रिटिश लोग थे उनके लिए एक ये पुनर्निर्माण का आधार बन गई। जब हमारी 20वीं सदी का समय आया, जब हमारा 20वीं शताब्दी का समय आया, तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश इतिहासकार थे उन्होंने इसी वर्गीकरण का प्रयोग किया। लेन पूल, ध्यान रखिएगा, एक इतिहासकार थे, ब्रिटिश इतिहासकार, जिनका नाम था लेन पूल। और जो लेन पूल थे उन्होंने 1903 में, कब, 1903 में एक कृति लिखी, एक रचना की, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेडिवल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल। ध्यान रखिएगा, उनकी जो रचना थी वो थी मेडिवल इंडिया अंडर मुहम्मदन रूल। ये 1903 में लिखी थी लेन पूल ने। एक ब्रिटिश इतिहासकार हुए थे बिसेंट स्मिथ, एक और इतिहासकार हुए थे अंग्रेजी इतिहासकार, उनका नाम था बिसेंट स्मिथ। उनका क्या नाम था? बिसेंट स्मिथ। जो बिसेंट स्मिथ थे उनका ध्यान रखना, उन्होंने क्या किया, 1919 ईस्वी की बात है, उन्होंने 1919 ईस्वी में एक रचना की, एक कृति लिखी, उसका नाम था ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसकी 1919 में रचना की बिसेंट स्मिथ ने, है ना। और कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक, जो कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी उसके लेखकों ने क्या किया, लगभग समान स्रोतों को आधार बनाया और लगभग एक जैसे राजनीतिक स्रोत निबंध लिख करके छोड़ दिए। W.H. मोरलैंड जो थे, W.H. मोरलैंड जो थे, उन्होंने आर्थिक विकास के एक पूरा पृष्ठपट में देखोगे तो राजनीतिक जो इतिहास था उसका परीक्षण किया और एक नई शुरुआत की। क्योंकि उनके द्वारा, पता है, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर और इंडिया फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब निबंधों की एक प्रमाणिक कह सकते हैं, प्रगति के बावजूद भी उन्होंने ऐसी रचनाएं की।
बताया कि शासकों की निंदा करते हुए भी ब्रिटिश आर्थिक नीतियों की प्रशंसा दिखाई देती है। इनकी रचनाओं का नाम था, लिख लीजिए उनको, इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर, और दूसरी का नाम क्या था, इंडिया फ्रॉम अकबर टू औरंगजेब, अकबर टू औरंगजेब। ठीक है, ये W.H. मोरलैंड की दो कृतियां थीं, दो निबंध थे, हम कह सकते हैं निबंध थे ये। ठीक है, निबंध कह सकते हैं, कृतियां कह सकते हैं इनको जो है। ठीक है, ध्यान रखना। और मध्यकाल पर जो हमारा आधुनिक भारतीय इतिहास था, हमारे मध्यकाल पर ही जो आधुनिक भारत का इतिहास था, उसको लेखन की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कर दी गई थी। और वो किसके द्वारा की गई थी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। और दूसरे का नाम था, ध्यान रखिएगा, और सर सैयद अहमद खान और अलीगढ़ स्कूल से हुई। कहाँ से, अलीगढ़ स्कूल से, अलीगढ़ स्कूल से। सर सैयद अहमद खान जो थे, वो इस्लाम की उन्होंने जो व्याख्या की, वो 19वीं शताब्दी की जो मान्यताएं थी, जो मूल्य थे, उनके अनुसार वो करना चाहते थे। लेकिन सैयद अहमद खान और खुदा बख्श जो थे, उन्होंने अपने नज़रिए को देखा एक राजनीतिक मसलों से, और वो अपने राजनीतिक जो मसले थे उनके, वो उनसे आगे बढ़ाते हुए कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में भी देखोगे तो काफ़ी प्रगति पर पहुंचे। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि जो हमारे सर सैयद अहमद खान थे और जो खुदा बख्श थे, दूसरे खुदा बख्श, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, अपने एक राजनीतिक नज़रिए से जो राजनीतिक मसले थे, ये आगे बढ़े और कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म के क्षेत्र में जो इस्लामिक उपलब्धियां थीं, उन पर काफ़ी जोर दिया, काफ़ी बल दिया, है ना। एक आपका महमूद ऑफ गजनी था, एक आपका महमूद ऑफ गजनी, ध्यान रखिएगा, महमूद ऑफ गजनी। और महमूद ऑफ गजनी के नाम से 1927 में जो महमूद ऑफ गजनी था, उसी के नाम पर 1927 में एक छोटी सी, हालांकि छोटी थी लेकिन प्रभावशाली किताब थी, वो लिखी। और इसमें जो सुल्तान थे, सुल्तान के भारत पर जो हमले हुए, जो आक्रमण हुए, उनके जो आर्थिक उद्देश्य थे, उन पर बल दिया। हालांकि लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान एक पुस्तक थी, एक कृति थी, ध्यान रखिएगा, एक कृति थी, इसका नाम क्या था, लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान। इसमें जो है, इसके राइटर कौन थे, इसके राइटर थे, ध्यान रखना, राइटर जो थे, इसके राइटर का नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, के.एम. अशरफ। के.एम. अशरफ उन्होंने लिखा। और इसी पुस्तक में लाइफ एंड कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ हिंदुस्तान में जो के.एम. अशरफ थे, उन्होंने ऐसा लिखा था कि मध्यकाल में, ध्यान रखना, मध्यकाल में भारत में कोई सांस्कृतिक संघर्ष नहीं था, लेकिन वहीं एक इतिहासकार आए, एक और लेखक आए, जिनका नाम था I.H. कुरैशी। दूसरे कौन थे, I.H. कुरैशी। भाई यहाँ पे मैंने बताया कि जो के.एम. अशरफ थे, उन्होंने ऐसा बताया कि मध्यकाल में भारत में कोई सांस्कृतिक संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन जो I.H. कुरैशी थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1942 में, और इनकी कृति का नाम क्या था, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली।
द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द सल्तनत ऑफ दिल्ली। इसमें 1942 में लिखी, और जो IH कुरैशी थे उन्होंने ऐसा लिख दिया इसमें कि जो सल्तनत प्रशासन है वो एक सामयिक जो देसी राज्य थे उनके मुकाबले ज़्यादा कार्यकुशल रहा। हालांकि यहाँ पे एक पुस्तक और लिखी गई है ना, एक पुस्तक का नाम था जिसका नाम था औरंगजेब एंड हिज टाइम्स। औरंगजेब एंड हिज टाइम्स, और ये पुस्तक लिखी गई 1935 में, ठीक है। और लिखी किसने? फारूकी ने। जो फारूकी विद्वान था उसने लिखा इसको, और उसने औरंगजेब को एक उत्कृष्ट शासक के रूप में बताया इस पुस्तक में। हालांकि यहाँ एक और पुस्तक लिखी गई, एक और रचना हुई, फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। ये कब लिखी गई? ये 1945 में लिखी गई। और किसने लिखी? ABM हबीबुल्ला ने। ABM हबीबुल्ला, इनके द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने इस काल में यह बताया कि जो धार्मिक और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उनको केंद्र बना दिया इस पुस्तक के जरिए, ठीक है। और हालांकि बात करें अपना जो मध्यकाल था, जो मध्यकाल का भारत था, और मध्यकालीन भारत के जो आधुनिक इतिहासकार थे उनके एक प्रमुख समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले जो शामिल हुए उनमें थे आपके सर जदुनाथ सरकार। कौन हुए थे? सर जदुनाथ सरकार। एक कौन हुए? GS सरदेसाई, ठीक। और कौन हुए थे इसमें शामिल? ईश्वरी प्रसाद। और कौन हुए थे? AL श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा। इनके अलावा हालांकि और भी हुए थे, P शरण हुए थे, RP त्रिपाठी हुए थे, KS लाल हुए थे, बहुत से हुए थे। ध्यान रखना, बात थी सन 1952 ईस्वी की। और 1952 ईस्वी में मोहम्मद हबीब जो था उन्होंने इलियट और डॉसन की जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी उसके दूसरे खंड को संशोधन किया, उसका संशोधित संस्करण बनाया और इसकी एक लंबी प्रस्तावना लिख दी। और उसमें उन्होंने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में मार्क्सवादी प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। कौन सी प्रक्रिया का? मार्क्सवादी प्रक्रिया का इसमें प्रयोग किया, इस्तेमाल किया। और इस मार्क्सवादी प्रक्रिया को उनका जो बेटा था इरफान हबीब, ये किसका बेटा था? मोहम्मद हबीब का। ये बेटा था मोहम्मद हबीब का, इरफान हबीब। उसने इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाने के बाद 1963 में पहली बार अग्रियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया प्रकाशित हुई, और उसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में नए परिदृश्य खोल दिए गए। 1963 में दोबारा से इसको पहली बार प्रकाशित किया गया और नए सिरे से किया गया, जिसका नाम था अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया इसके रूप में इसको प्रकाशित किया गया पहली बार, ठीक है। और मुगल शासक वर्ग की तो देखोगे जातिगत और धार्मिक संरचना पर अत्तर अली का शोध कार्य जो था 1966 में हुआ, और इस काल के सत्ता संबंधों को
समझने के लिए बहुत अत्यावश्यक है वो चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार के बारे में। किसके बारे में? गुर्जर प्रतिहार के बारे में। ध्यान रखिएगा, जब हर्ष की मृत्यु हो गई थी, हर्ष की मृत्यु के बाद में उत्तर भारत जो था उसमें 3 उदयमान शक्तियों में एक चक्रवर्ती की स्थिति आ गई थी और एक लंबा संघर्ष चला। सैन्य शक्ति की बात कर लो, आर्थिक क्षमता की बात कर लो, तो सैन्य शक्ति और आर्थिक क्षमता में समान तरीके से जो गुर्जर प्रतिहार थे, पाल थे, राष्ट्रकूट थे, इन्होंने कन्नौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए एक दूसरे का जमकर के मुकाबला किया और अपने अपने राज्य में सांस्कृतिक गतिविधियों को पराश्रय देते रहे। गुर्जर प्रतिहार जो थे उनको, जिन्हें कि अरब अल जुर्ज, ध्यान रखिएगा, जो गुर्जर प्रतिहार थे इनको बात की जाए, जो अरब के लोग थे, अरबी लोग जो थे, अरबी लोग इनको क्या कहकर के बुलाते थे? अल जुर्ज। ये इनको अल जुर्ज के नाम से बुलाया करते थे। 7वीं सदी में पहली बार इनको प्रमुखता मिली। हालांकि परंपरा से देखें, एक अकॉर्डिंग टू टाइम देखें तो माउंट आबू में एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक विशाल तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कह सकते हैं, एक विधि से कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा एक अग्नि अनुष्ठान हुआ, एक अग्नि अनुष्ठान कराया गया और उसमें कुछ कुल और कुछ समूह जो थे वो हमलावरों से लड़ने के लिए जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और इनमें आपके गुर्जर प्रतिहार भी शामिल थे, जो कि अग्निकुल राजपूतों के नाम से भी जाने गए थे उस समय। जो आपका पुलकेशिन द्वितीय है और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल लेख है, ध्यान रखिएगा, जो पुलकेशिन द्वितीय है, पुलकेशिन द्वितीय, इसका अभिलेख है आपका ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख या ऐहोल लेख। उसमें जो है जो गुर्जर जाति थी, गुर्जर जाति, इस गुर्जर जाति का अभिलेख मिलता है किसमें? ऐहोल लेख में, ऐहोल अभिलेख में। ठीक है, और इस वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की जो स्थापना थी वो हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ करता था। क्या नाम था? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम का एक राजा हुआ करता था, उसने इसकी स्थापना की। लेकिन इस वंश का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? महत्वपूर्ण शासक, ध्यान रखिएगा, नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो था सबसे महत्वपूर्ण शासक था। हालांकि नागभट्ट प्रथम की बात करें तो 730 से लेकर के और 756 ईस्वी तक उसने शासन किया। ठीक है ना, और उसने अरबों से युद्ध किया और पश्चिमी भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। ग्वालियर प्रशस्ति में देखोगे तो उसे मलेक्षों का नाशक बताया गया है, मलेक्षों का नाश किया था उसने। और इस वंश का चौथा शासक जो हुआ था वो वत्सराज हुआ था। कौन हुआ था? वत्सराज हुआ था। और उसने 780 से लेकर के, जो वत्सराज था, वत्सराज ने 730 से लेकर के, सॉरी 730 नहीं, इसने 780 से लेकर के और 805 ईस्वी तक इसने शासन किया। और ये शक्तिशाली शासक था, जिसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते थे। वास्तविक संस्थापक था ये, जो है वास्तविक संस्थापक माना गया था। ठीक है, और नागभट्ट प्रथम को ध्यान रखना, इसको मलेक्षों का नाशक कहते थे। मलेक्षों का नाशक है ना। यहां ध्यान रखना, जो वत्सराज था, इस वत्सराज के समय में कन्नौज जो था, उसमें कन्नौज में एक त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हो गया और उसने पाल शासक हुआ करता था, एक पाल साम्राज्य का शासक हुआ करता था और उस पाल शासक का नाम था धर्मपाल। और इस धर्मपाल को इसने हरा दिया, इसको वत्सराज ने हरा दिया। लेकिन राष्ट्रकूट शासक जो था, राष्ट्रकूट शासक एक और था जिसका नाम था ध्रुव, और ध्रुव ने जो है इसको हरा दिया, वत्सराज को उसने हरा दिया, है ना। तो वत्सराज के बाद में उसका पुत्र था नागभट्ट द्वितीय, जिसने 836 से 833 तक शासन किया।
और उसने कन्नौज पर अधिकार करके प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी बना लिया। जो प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी से उसको बना लिया। मिहिर भोज प्रथम की बात करें, यहां मिहिर प्रथम भोज की बात करें, मिहिर भोज प्रथम की बात करें तो इसने 836 से 885 तक शासन किया। 836 से 885 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। भोज जो था वैष्णव धर्म अनुयायी हुआ करता था, वैष्णव धर्म का अनुयायी हुआ करता था। कौन से धर्म का? वैष्णव धर्म का। ठीक है, और इसने क्या किया? आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां इसने धारण की। इस मिहिर भोज ने जो है आदिवराह और दूसरी प्रभास, ये दो उपाधियां इसने धारण की। मिहिर भोज के बाद में देखा जाए, जो मिहिर भोज था उस मिहिर भोज के बाद में देखोगे उसका पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम। कौन था? इसके बाद इसका पुत्र था महेंद्रपाल प्रथम। जो महेंद्रपाल प्रथम था उसने 885 से लेकर के 910 ईस्वी तक शासन किया। और अभिलेख जो मिले, अभिलेखों में महेंद्रपाल प्रथम को जो है परम भट्टारक, महाराजा ध्राज और परमेश्वर कहा गया है। उसकी जो राजसभा हुआ करती थी उसमें प्रसिद्ध विद्वान बैठा करते थे और उन विद्वान का नाम क्या था? राजशेखर। ये प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे, ये इसकी सभा में बैठा करते थे महेंद्रपाल प्रथम की में। और ये इसके राजगुरु भी हुआ करते थे। महेंद्रपाल प्रथम के ये राजगुरु भी हुआ करते थे। राजशेखर जो था, राजशेखर ने, ध्यान रखना, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यसाल भंजिका, बाल भारत जो है, बाल रामायण, भुवन कोश, हर विलास, ऐसे ग्रंथों की रचना की। ध्यान रखना, यहाँ पे नाम लिखवाई दे रहा हूं। इसके जो ग्रंथ थे, एक था इसमें से कर्पूर मंजरी, दूसरे की बात करें तो काव्य मीमांसा और विद्यसाल भंजिका बाल भारत, विद्यसाल भंजिका बाल भारत, ये इसके ग्रंथ थे। और एक था बाल रामायण और एक का नाम था भुवन कोश और एक था हरि विलास। तो ऐसे काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, ये सभी ग्रंथ थे। ठीक है ना। इन ग्रंथों की रचना की किसने? राजशेखर ने। इसने रचना की। और ये कैसे ग्रंथ थे? ये जैन ग्रंथ थे। ठीक है। इसके बाद महिपाल की बात करें। महिपाल जो था, महिपाल ने 912 से लेकर के और 943 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। और इसके शासनकाल में ध्यान रखना, बगदाद के निवासी हुआ करते थे अल मसूदी। क्या नाम था? गुजरात के, मैंने बताया बगदाद के निवासी हुआ करते थे। कहाँ के निवासी? बगदाद के निवासी थे। और उनका नाम क्या था? अल मसूदी। और जो अल मसूदी था वो 915 ईस्वी में आया और 916 ईस्वी तक रहा। और कहाँ पर आया था ये गुजरात में आया था, इसी के शासनकाल में। ठीक है। जो राजशेखर था उसको महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल दोनों ने संरक्षण दिया। हालांकि 963 ईस्वी की बात करूं मैं थोड़ी सी, जो 963 ईस्वी का समय था उसमें क्या हुआ, जो राष्ट्रकूट शासक था एक कृष्ण तृतीय,
ये राष्ट्रकूट शासक हुआ करता था कृष्ण तृतीय। उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और प्रतिहार राजाओं को पराजित किया। 1018 ईस्वी की बात करूं, इसमें जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने क्या किया, जो काफी कमजोर गुर्जर शासक थे, जैसे कि राज्यपाल था, राज्यपाल नाम का एक कमजोर ये शासक हुआ करता था, गुर्जर शासक, इसको हरा करके उसको अपने अधीन कर लिया। अब यहां थोड़ी सी हम लोगों ने एक पहले बीच में टॉपिक बोला था, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय त्रिदलीय संघर्ष चला था, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कन्नौज के लिए त्रिदलीय संघर्ष, यहां ध्यान रखना, जब 8वीं शताब्दी का समय था, जब 8वीं शताब्दी का समय था, तो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए मैंने बताया था 3 शक्तियां। कितनी शक्तियां? 3 शक्तियां। अब वो 3 शक्तियां कौन कौन सी थी? एक तो पाल, दूसरी प्रतिहार, और तीसरी कौन सी थी? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, और ये संघर्ष जो है, जो संघर्ष चला, ये संघर्ष जो था लगभग 200 वर्ष चला। कितना? 200 वर्ष संघर्ष चला। और कन्नौज पर स्वामित्व के लिए, अधिकार के लिए संघर्ष स्टार्ट जो हुआ था, वो पाल शासक धर्मपाल ने किया था। ये संघर्ष किसने स्टार्ट किया था? ध्यान रखना, ये स्टार्ट किया था एक पाल शासक था, पाल शासक था, और उसका नाम था धर्मपाल। और धर्मपाल ने ही इसको शुरुआत की थी। इसकी जो त्रिदलीय संघर्ष था, इसका कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला बिल्कुल भी, क्योंकि यह संघर्ष काफी चरणों में संपन्न हुआ। यह संघर्ष काफी चरणों में संपन्न हुआ, ठीक है ना। यहां बात करें, काफी चरणों में ये तो हुआ ही हुआ, लेकिन यहां पहले हम बात करेंगे जो बंगाल के पाल वंश के बारे में। यहां बात करेंगे बंगाल के पाल वंश के बारे में। ठीक है। जो पाल राज था, उसको अरब जो है महान राजा, जो पाल राज था उसको अरब महान राजा यानी कि धर्मपाल जो था 780 ईस्वी से 815 ईस्वी तक शासन किया, उसके नाम पर धर्म का राज्य कहते थे इसको। जो है महान राजा था धर्मपाल। जो अरब थे, एक महान राजा हुआ करता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल था, इसने शासन किया 780 से लेकर के 815 ईस्वी तक। और महान राजा होने के कारण जो अरब लोग थे, इसको क्या कहकर के बुलाते थे? धर्म का राज्य। इसके शासनकाल को धर्म का राज्य कहते थे, धर्म का राज्य, है ना। पाल वंश की स्थापना, जो पाल वंश था, इस पाल वंश की स्थापना की बात करें, जो पाल वंश की स्थापना की वो किसने की? एक बौद्ध धर्म का अनुयायी हुआ करता था, एक बौद्ध धर्मानुयायी हुआ करता था, और उस बौद्ध धर्मानुयायी का नाम क्या था? गोपाल। क्या नाम था? गोपाल था, जिसने शासन किया 750 से लेकर के 770 ईस्वी तक। उसी ने इस पाल वंश की स्थापना की, और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। इसने ओदंत विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसने ओदंत विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। इसने ओदंत विश्वविद्यालय की स्थापना की, और इसके बाद में इसका जो पुत्र था, गोपाल का जो पुत्र था, गोपाल के पुत्र का नाम क्या था? उसका नाम था धर्मपाल। क्या नाम था? धर्मपाल। जो धर्मपाल था, उसने शासन किया, धर्मपाल ने 770 से लेकर के, ध्यान रखना, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक।
ठीक है। और धर्मपाल जो था, इसने वंश राजा बन करके रहा, और धर्मपाल इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने कन्नौज के सिंहासन पर बैठ करके एक व्यक्ति को मनोनीत कर दिया। उसने कन्नौज के सिंहासन पर एक व्यक्ति को मनोनीत कर दिया। उसने एक प्रमुख नगर था, उसमें एक भव्य सभा आयोजित की, जिसमें काफी प्रमुख जागीरदारों ने भाग लिया, और इस सभा में उसने स्वयं को उत्तरी भारत का सम्राट भी घोषित किया। और हालांकि जो बौद्ध धर्म था उसको अधिक कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये प्रश्रय देने वाले लोगों में था। और उसने जिस विश्वविद्यालय की स्थापना जो की, वो शीघ्र ही नालंदा का प्रतिद्वंदी हो गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का ये प्रतिद्वंदी हो गया था, ध्यान रखिएगा इसको भी। 11वीं शताब्दी का समय था, गुजराती कवि हुआ करते थे। 11वीं शताब्दी का समय था, एक गुजराती कवि हुआ करते थे, और उस गुजराती कवि का नाम क्या था? जो गुजराती कवि था, उस गुजराती कवि का नाम क्या था? उसका नाम था सोढल। सोढल। और सोढल ने क्या किया कि धर्मपाल को, जो धर्मपाल था, उसको एक उपाधि दे दी, और उस उपाधि का नाम क्या था? ध्यान रखिएगा, उत्तरापद स्वामी। उत्तरापद स्वामी के नाम से उसको उपाधि दे दी। किसको? धर्मपाल को। और धर्मपाल ने 2 विहारों की स्थापना भी करवाई। इसने 2 विहारों की स्थापना भी करवाई, और वो 2 विहार कौन कौन से थे? ध्यान रखना, एक तो विक्रमशिला था, दूसरा सोमपुरी, जो कि पहाड़पुर में है। ये प्रसिद्ध विहार थे, इनकी स्थापना करवाई। कौन कौन सा? एक मैंने बताया विक्रमशिला, और दूसरा कौन सा था? सोमपुरी। दूसरे का नाम था सोमपुरी। और शिवपुरी कहाँ पर है? पहाड़पुर में है। ठीक है, 2 प्रसिद्ध विहारों की स्थापना करवाई। और देवपाल जो था, देवपाल जो था, वो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। देवपाल पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बना, और कुछ विद्वान ऐसे हुए, उस विद्वानों के अकॉर्डिंग उसने उदंतपुरी बिहार के एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया। महिपाल प्रथम जो था, उसको पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहते हैं। जो महिपाल प्रथम था, इस महिपाल प्रथम को इस पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहते हैं। इसको दूसरा संस्थापक माना जाता है। इसके काल में जो राजेंद्र चोल था, उसने बंगाल पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल को हराया। इस महिपाल शासक को किसने हराया? मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जो चोल था, चोल वंश का राजा था राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल ने हराया था इसको। ठीक है, राजेंद्र चोल ने इसको हरा दिया था। और जब 9वीं शताब्दी का समय था, उसमें सुलेमान नाम का एक अरबी व्यापारी था, उसने भारत की यात्रा की और उसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा था। ध्यान रखिएगा, 9वीं शताब्दी में, जब 9वीं शताब्दी का समय था, उस 9वीं शताब्दी के समय में एक व्यापारी हुआ करता था। क्या नाम था उसका? सुलेमान। सुलेमान कौन था? एक अरबी व्यापारी था। ये अरबी व्यापारी था और ये भारत की यात्रा करने के लिए आया। और जो पाल साम्राज्य था, जो पाल वंश था, इस पाल साम्राज्य को इसने काय की संज्ञा दी? रूहमा की। उसने रूहमा कहा इसको, जो है, ठीक है, रूहमा कहा। यहां बात करें हम थोड़ी सी रामपाल के बारे में। जो रामपाल था, उसने शासन किया 1077 से लेकर के और 1120 ईस्वी तक। ठीक है, 1177 से 1120 तक शासन किया और इस वंश का अंतिम शासक था रामपाल। और इसके शासनकाल में देखोगे जो कैवर्त थे उनका विद्रोह हुआ। इसके शासनकाल में कैवर्तों का विद्रोह हुआ। किसका? कैवर्तों का विद्रोह हुआ। कैवर्तों का विद्रोह हुआ। और इसका उल्लेख देखोगे, जो संध्याकर नंदी हैं, एक लेखक हुआ करते थे, एक विद्वान हुआ करते थे, संध्याकर नंदी।
संध्याकार नंदी, उनकी एक रचना है, रचना का नाम है रामपाल चरित। रामपाल चरित। तो इसका उल्लेख हमें काय में मिलता है देखने को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उल्लेख जो मिलता है हमें वो रामपाल चरित में देखने को मिलता है ना। जो कैवर्तियों का विद्रोह हुआ, मैंने अभी आपको बताया कि जो कैवर्तों का जो विद्रोह हुआ उसका उल्लेख किया किसने? संध्याकर नंदी ने। किसने? संध्याकर नंदी ने। काय में किया? रामपाल चरित में। रामपाल चरित में किया, है ना। और रामपाल जो था, इसके बाद और भी शासक हुए, जैसे कि आपका कुमारपाल था, कुमारपाल हुआ। कुमारपाल के बाद आया दूसरा गोपाल तृतीय। कौन आया? गोपाल तृतीय ने शासन किया, गोपाल तृतीय ने। और गोपाल तृतीय के बाद में कौन आया? मदनपाल आया। लगभग इन सभी शासकों ने मिलकर के बाद में लगभग 30 वर्षों तक, ठीक है, लगभग कितना? 30 वर्षों तक, 30 वर्षों तक शासन किया इन्होंने मिलकर के। और पाल जो शासक थे, जो पाल राजा थे, जो पाल वंश के जो राजा लोग थे, जो शासक लोग थे, यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि बहुत बड़ी संख्या में हाथी रखे जाते थे। क्या रखे जाते थे? यहाँ एक बड़ी संख्या में, एक भारी संख्या में हाथी रखे जाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और बंगाल के जो पाल शासक थे, बंगाल के जो पाल शासक थे, वो जो आपका बौद्ध धर्म था, यानी कि जो वज्रयान संप्रदाय था, उसके अनुयायी हुआ करते थे। जो बंगाल के, कौन से? जो बंगाल के पाल शासक थे, ध्यान रखिएगा, जो बंगाल के पाल शासक थे, ये मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में कौन सा? जो हमारा वज्रयान, कौन सा? जो हमारा वज्रयान जो संप्रदाय था, इस वज्रयान संप्रदाय के ये अनुयायी हुआ करते थे, इस संप्रदाय के अनुयायी हुआ करते थे ये, ठीक है, बंगाल के जो पाल शासक थे। और पाल शासकों के समय में ही 3 विद्वान आए, बौद्ध विद्वान आए, जिन्होंने तिब्बत की यात्रा की। 3 बौद्ध विद्वान आए, ध्यान रखिएगा, 3 बौद्ध विद्वान आए, और 3 बौद्ध विद्वानों ने कहाँ की यात्रा की? तिब्बत की यात्रा की। कहाँ की? तिब्बत की यात्रा की। और तिब्बत की यात्रा किस किसने की? ये भी ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ। एक का नाम था संतरक्षित, और दूसरे का नाम था कमलशील। क्या नाम था? कमलशील। और तीसरे का नाम था, ध्यान रखिएगा, दीपंकर। ये 3 बौद्ध आए थे, 3 बौद्ध विद्वान आए थे। एक तो संतरक्षित, कमलशील और दीपंकर, इन्होंने, ये विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, इन्होंने तिब्बत की यात्रा की। और संस्कृत के अलावा देखोगे तो बंगला लिपि है, भाषा है, और जनभाषा की बात करें, काफी प्रगति हुई। पालों के अधीन, पाल शासकों के अधीन प्रगति हुई। इनके 2 मंत्री हुआ करते थे, ध्यान रखिएगा। जो देवपाल था, इस देवपाल के दरबार में 2 प्रमुख मंत्री हुआ करते थे, 2 मंत्री। और वो मंत्री कौन कौन से थे ये भी ध्यान रखना। एक का नाम था केदार मिश्र, एक का नाम था केदार मिश्र, और दूसरे का नाम क्या था? एक का नाम केदार मिश्र, दूसरे का नाम था धर्मपाणी। क्या नाम था? धर्मपाणी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, धर्मपाणी। ये 2 मंत्री हुआ करते थे, बहुत ही योग्य मंत्री। और हिंदू काव्य जो है हमारा, उसमें दाय भाग जो है, उस दाय भाग को देखोगे, जो दाय भाग का जन्मदाता था, दाय भाग का जो जन्मदाता था वो कौन था? जीमूत वाहन। कौन था? जीमूत वाहन। और जो जीमूत वाहन था, इसको पाल शासकों ने संरक्षण दिया। हालांकि पाल कलाकार जो थे वो कांस्य की मूर्ति बनाया करते थे, उनमें उन्होंने एक महारत हासिल कर रखी थी, क्योंकि मूर्ति कला का विकास देखोगे तो बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान संप्रदायों में काफी प्रभाव में पड़ा। और इस कला के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे नालंदा, बोधगया और कुर्कीहार। कौन कौन से? नालंदा, ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था बोधगया, और तीसरा था कुर्कीहार। कौन सा? कुर्कीहार। ये 3 हुआ करते थे मूर्ति कला के केंद्र, ठीक है, प्रमुख केंद्र हुआ करते थे कला के केंद्र, ठीक है। ये हमारा, आज हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। और बात करेंगे हम आगे जा करके सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट भी आपको जल्दी मिल जाएगा सुबह तक, ठीक है। सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, राष्ट्रकूट से लेकर के राष्ट्रकूटों के बारे में शुरुआत करेंगे, आपकी सेकंड पार्ट से करेंगे, ठीक है, क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट में हम लोग बात करते हैं इसके बारे में।